हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरुणा वाजपेयी आज आपको इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी कि शैक्षिक अवसरों की समानता। आपके सबसे पहले इसमें आपको बताऊंगी मैं व्हाट इज इक्वलिटी। समानता क्या है? डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी। समता और समानता में अंतर क्या है? कॉजेस ऑफ इनइक्वलिटी इन एजुकेशन। कारण क्या है असमानता के? शिक्षा में असमानता के कारण के बारे में मैं बताऊंगी आपको। व्हाट इज एजुकेशन फॉर इक्वलिटी? शैक्षिक अवसरों के लिए शिक्षा के बारे में। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग इक्वलिटी इन एजुकेशन। अब मैं बात करती हूँ व्हाट इज इक्वलिटी। द टर्म इक्वलिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है ये एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है और हमारे भारत में भिन्नता जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, धनी और निर्धन, इसी सभी वर्गों में देखी जाती है। और यह स्थिति लगभग शिक्षा के क्षेत्रों में भी देखी जाती है। और अगर हम बात करते हैं तो भारत में केरल राज्य में साक्षरता 100% है, तो वहीं बिहार और झारखंड राज्यों में 2/3 जनसंख्या इलिटरेट है, यानी कि निरक्षर है। और उनके निरक्षर होने के कारण हमारे यहाँ का आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र को इस प्रकार के राज्यों, समाज और व्यक्तियों के लिए विशेष संवैधानिक तथा नियोजित प्रावधान करने होते हैं। हमारे भारत में गरीबी के कारण करोड़ों बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जो जाते भी हैं तो धन के अभाव में, यानी कि गरीबी के कारण वो पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। और ये स्थिति विद्यार्थी, उसके परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत घातक होती है, क्योंकि एक ओर तो हमारा जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे इंडिया में बहुत है, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं इनमें नेगेटिविटी और जो भी राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं ये सब इनमें मिल जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए ही सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? शिक्षा। शिक्षा ही ऐसा साधन है कि जिससे हम ह्यूमन रिसोर्सेस का उचित उपयोग कर सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत की संघीय सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षा की समानता के लिए प्रयास किए गए। इस शैक्षिक समानता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क बनाया जाए। वंचित समाज यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इन सब के लिए विशेष शैक्षिक प्रयास किए जाएं। माइनॉरिटीज के लिए अलग और स्वतंत्र शैक्षिक संस्थाओं को संचालित किया जाए और उनको चलाने के लिए
अधिकार भी दिए जाएं। महिलाओं को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निशुल्क प्रदान करना और समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। सरकारी सेवाओं में भी जो कमजोर वर्ग हैं, इनके रिजर्वेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि सरकार के द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि जो इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इसके लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं इक्विटी एंड वर्सेस इक्वलिटी, यानी कि इक्विटी और इक्वलिटी क्या है। तो आपको जैसे हम बता रहे हैं कि जो इक्विटी का मतलब है कि सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं और समान अवसर मिले हुए हैं और समान उनको ट्रीटमेंट हो रहा है, सभी चीजें उनको भेजी जा रही हैं। और इस लेकिन जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि समान तो सभी हैं, लेकिन उनको सभी चीजों में समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और हर लेवल पे इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, सभी लेवल पर उनको समानता है। और ये जो है एक लोकल डिसीजन हो सकता है कि इक्विटी और इक्वलिटी, यानी कि जो समान है उनको अवसर भी सभी चीजों में आगे बढ़ने के लिए मिलने चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण। ये जो असमानता है शिक्षा में, इसके कारण क्या है? तो शैक्षिक अवसरों की असमानता एक बहुत बड़ी विकट समस्या है हमारे देश में। और अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये दो तरह की है, जैसे कि बायोलॉजिकल कॉज और सोशोलॉजिकल कॉज। तो बायोलॉजिकल यानी कि जैविकीय कारक और सोशियोलॉजिकल मतलब सामाजिक कारक। तो जैविकीय कारक यानी कि जो बायोलॉजिकल काजेस हैं, इनमें शैक्षिक असमानता के लिए कुछ है, जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांगता, मानसिक रूप से यानी कि फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, मानसिक रूप से विचलित बालक है, मेंटली हीन भावना से ग्रसित बालक है, बच्चे हैं। और कुछ होते हैं जो कुछ उनकी डिजीजेस होती हैं, इस तरह की मिर्गी वगैरह के जैसे रोग होते हैं, तो इससे भी प्रभावित होते हैं बच्चे। ये सब कारक हैं बायोलॉजिकल यानी कि जैविकीय कारक। यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो बच्चे हैं, वो सामान्य बच्चों के समान शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते हैं। और जो सम्मिलित होते भी हैं तो वो सभी समान बच्चों के साथ फिर पिछड़ जाते हैं इन कारणों से। इसीलिए जैविकीय और शारीरिक रूप से जो अक्षम है और आंशिक अक्षम बालक हैं, ये लोग शैक्षिक अवसरों का पूरी तरह से समान रूप से इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं और इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक अवसरों की असमानता में, यानी कि कॉजेस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अनइक्वलिटी के लिए सामाजिक कारक, यानी कि सोशोलॉजिकल कॉजेस। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कुछ और कारक हैं, फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का आर्थिक रूप से निर्धन होना,
डिफरेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं इनमें लेवल का या स्टैंडर्ड का अंतर होना, और डिफरेंस इन द होम एनवायरनमेंट, जो घर का वातावरण है इसमें अंतर होता है। जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि परिवार और समाज में बालिकाओं की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। डिस्पैरिटी बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी कि उपेक्षा करते हैं एडवांटेज है और डिसएडवांटेज के बीच हम लोग। अब जो शिक्षा है महिलाओं की या बालिकाओं की शिक्षा की उपेक्षा की जाती है। शिक्षा के जो महत्व है इसके प्रति उनकी अज्ञानता का ये भी एक सामाजिक कारक है। और टीचर्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी उस हिसाब से उतने ट्रेंड नहीं होते हैं। और सामाजिक कारक है प्राचीन और पुरातन परंपराओं में ज्यादा विश्वास करना। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उनको हम नहीं छोड़ पाते हैं और उन्हीं में ही जकड़े रहते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का भी अभाव है। आजकल जो साइंस में इतनी तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं, इन सब का भी लोगों को जानकारी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। और एक सबसे प्रमुख कारण है, जैसे कि हमने आपको बताया, पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स, यानी कि निर्धन परिवारों को भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। तो जब उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता तो क्या है, वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होंगे, वो सारा ध्यान उनका बस रोटी में ही लगा रहेगा। इसीलिए हमारे समाज में भी कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण शैक्षिक अवसरों की समानता का पूरा लाभ बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं। और इन तथ्यों को समझते हुए सरकार के द्वारा बहुत प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी पब्लिक है इसमें अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता का अभाव है। और इसी कारण जो हमारा प्रशासन है वो इसका पूरा लाभ उठाता है, और जो सरकार हमारी इनके लिए प्रयास कर रही है उसका फायदा बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अधिक सार्थक दृष्टिकोण और प्रयास की जरूरत है। इसके अलावा शैक्षिक समानता के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों का निरंतर मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। तो ये तो थे कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की, यानी कि हमारी जो शिक्षा है इसमें समान अवसरों के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षा के समान अवसर के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी समानता के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर मिले। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकास किया जाए। तो अब मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको भी शिक्षा में असमानता के प्रति उनका प्रयास था, इसीलिए फिर बाद में इसी असमानता में शिक्षा में समान अवसरों के लिए कोठारी शिक्षा आयोग 1964 एंड 66 ने भी अपना मत व्यक्त किया। उन्होंने अपने मत में जो व्यक्त किया, कहा कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है
सबको समान अवसर प्रदान करना, जिससे कि पिछड़े हुए तथा सामाजिक सुविधाओं से वंचित वर्गों के बच्चे भी अपनी आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुधारने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयुक्त कर सकें। जिस समाज में सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है और जो सामान्य व्यक्ति की दशा सुधारने के लिए इच्छुक है और सभी उपलब्ध प्रतिभाओं का वो उपभोग भी करना चाहता है, उसे देश के प्रत्येक वर्ग के लोगों को शिक्षा के समान अवसर की समानता प्रदान करनी चाहिए। कल्याणकारी साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए यही एक उपाय है, जिससे कि सबल के द्वारा दुर्बल का शोषण कम हो सके। ये कहा कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो देश है ये डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इसके संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें स्वतंत्रता, विचार, भाषण, लेखन की समानता, भ्रातृत्व, ये सब मौलिक अधिकार हैं। इसलिए शिक्षा में भी समान अवसर की मांग करने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और जाति पाति, धर्म संप्रदाय, राजनीतिक विचार और लिंग भेद के कारण शिक्षा प्राप्त करने से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को जो मतदाता है, वोटर है, उसका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर राज्य का ये ड्यूटी है कि वो अपनी शिक्षा के लिए निःशुल्क व्यवस्था करे। कम से कम प्रारंभिक शिक्षा और खास तौर से तो माध्यमिक स्तर तक सबके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए प्रत्येक राज्य में। और अनिवार्य शिक्षा तभी सफल हो सकेगी जब वो शिक्षा निःशुल्क यानी कि फ्री हो, क्योंकि अगर शिक्षा खर्चीली होगी तो बहुत से वर्गों के बच्चे जिनमें क्षमता है, उनकी रुचि भी है और उनकी आकांक्षा भी है, लेकिन वो शिक्षा को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए शिक्षा के अवसर की समानता प्रजातांत्रिक देश की एक बहुत जरूरी आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो समान अवसर है, इनका बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंश्योरिंग इक्वलिटी इन एजुकेशन, यानी कि संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के द्वारा सभी नागरिकों के लिए सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था है। एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो 21 है आर्टिकल, इसमें कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन सभी के लिए भारत में इसका प्रावधान है। इसके बाद एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए आर्टिकल 30 of the Indian Constitution related to rights of minorities to establish, administer educational institutions, यानी कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं चलाने का, संचालित करने का पूरा अधिकार है। इसके बाद जो हमारी संविधान में है, सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक minorities, Article 29 provides for the safeguard of
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी कि जो इनकी भाषा है, भाषाई संबंधी भी शिक्षा में संविधान में व्यवस्था है, उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा वो माइनॉरिटीज अपनी मातृभाषा में शिक्षा भी देते हैं। इसके लिए हमारा जो भारत में जो संविधान में आर्टिकल 29(1) है, एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग है उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी संविधान में कहा गया है। सेकुलर एजुकेशन और जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा है ये भी हमारे संविधान में वर्णित है, और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में सभी धर्मों के बच्चों को, सभी धर्म के बालकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए 29(1) आर्टिकल है। जो आर्टिकल 29(1) है वो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए है। और इसके बाद 14 and 15, आर्टिकल 14 and 15, 1 and 15(3) ये स्त्री शिक्षा के लिए है, जिसमें कि सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूं शिक्षा संबंधी संस्तुतियां, रिकमेंडेशंस फॉर एजुकेशन। हमारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा सभी के लिए प्रयास किए गए हैं। सभी जनजाति के सामुदायिक व्यवस्थाओं के श्रम से जुड़ाव के अलावा उनका ध्यान अपने समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ना, विद्यालयी सुविधाओं की पहुंच में समुचित उचित सुधार ला करके शिक्षा व्यवस्था को ऐसे लोगों के निवास स्थान तक पहुंचाया जाए जहां कभी भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी, जैसे कि सुदूर क्षेत्र या जंगल में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो बालक हैं उनको शिक्षा व्यवस्था उनके तक नहीं हो पाती है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और सभी के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने और संख्यात्मक आधार यानी कि क्वांटिटेटिव बेस के आधार पर सुधार लाने के लिए पहले से जैसे प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों के अलावा सभी में समानता सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बल देना चाहिए। यानी कि एजुकेशनल क्वालिटी क्वांटिटी के आधार पर नहीं बल्कि एजुकेशनल क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बच्चों की उपस्थिति, उनके रहने और जो उनका अचीवमेंट है, इन सब चीजों का बराबर निरंतर रेगुलर इवैल्यूएशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। और इन वर्गों में उपलब्ध स्थानीय शिक्षकों का उपयोग करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास भी करना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के बीच में जो संस्थाएं हैं, ग्राम शिक्षा समिति है, शिक्षक अभिभावक संघ है, इन सब के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करना चाहिए। दूर क्षेत्रों में निवास करने वाले बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास करके उनके लिए हॉस्टल और जो भी विशेष सुविधाएं हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन सबको सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्थानीय समूह छोटे छोटे और बिखरे हुए हैं, वहां आश्रम, विद्यालय और आवासीय विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। आदिवासी कल्याण विभाग, आदिवासी विकास संस्थाएं और शिक्षा विभाग को आपस में एक साथ मिल करके
दृढ़ता के साथ काम करना चाहिए। सभी विद्यालयों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार करिकुलम निर्धारित होना चाहिए। उनका जैसा सिलेबस हो उसी सिलेबस के हिसाब से उनको प्रोत्साहन भी दिया जाए और संसाधनों की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। थैंक यू।